हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम की, अपने सौर मंडल की। जब हम छोटे थे ना, तब से ये एक चीज़ तो पढ़ते आ रहे हैं कि बीच में सूरज होता है, 8 जो ग्रह होते हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं, और कितने टाइम में पूरा 1 साल लग जाता है, 365 डेज लग जाते हैं उसकी परिक्रमा को पूरा करने में, एक रोटेशन हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उनसे ही जुड़ी और इंटरेस्टिंग बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उसके पहले आपको मेरे जो वीडियो है उस पर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो। तो देखिए, प्लैनेट्स, हमें ये चीज़ पता है कि मर्करी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और फिर यूरेनस, ये 8 तरह के प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जानने की बात ये है कि हमने प्लूटो का भी नाम सुना है। प्लूटो पहले 9th प्लैनेट जैसे गिना जाता था, पर अब वो अनलिस्टेड हो गया है। जब 2006 में ऐसी घोषणा कर दी गई थी कि भाई प्लूटो जो है ना वो अब प्लैनेट्स में काउंट नहीं होगा, वो अनलिस्टेड हो गया। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्लूटो का जो ऑर्बिट है ना, वो घूमने वाला ऑर्बिट जिसके ऊपर ये चक्र लगाते हैं, तो वो ऑर्बिट है वो नेपट्यून के ऊपर डैश कर देता है, नेपट्यून के ऑर्बिट पे डैश कर देता है। उस वजह से टकराव की वजह से प्लूटो को लिस्ट में से काउंट कर दिया। प्लूटो जो है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के कभी नेपट्यून के ऑर्बिट पे चढ़ जाता है, कभी यूरेनस के पे चढ़ जाता है। तो इस तरह के ऑर्बिटल चेंजेस की वजह से ना प्लूटो को अनलिस्टेड कर दिया, प्लैनेट जैसे काउंट नहीं किया जाता। तो प्लैनेट्स के अलावा भी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊंगी कमेट्स का, COMETS, कमेट्स। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो गैस डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। बहुत अलग अलग तरह की गैसेस जो होती है ना, वो मिलकर इस तरह के कमेट्स फॉर्म करती है। कई बार हम देखते हैं वो उल्का पिंड आ गया। तो ये जो कमेट्स होते हैं ना, वो सूरज के पास अगर चले जाते हैं, ये भी जानने की बात ये है कि कमेट्स जो है ना, ये भी गोल घूमते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये भी कभी पास से तो कभी दूर से। ये प्लैनेट्स की तरह हर ऑर्बिटल पे चक्कर नहीं लगाते। कमेट्स जो है ना, वो अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ कहीं भी चक्कर लगा देते हैं, पर सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये भी कितना डिस्टेंस मायने रखता है ये इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो परिक्रमा है वो पूरी हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो कमेट्स जो है ना, वो अगर सूरज के पास से हो जाए तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से जो गैसेस है उनमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, और चेंजेस आने पर हमें पता है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें बम ब्लास्ट जैसी चीज़ें भी होती है। तब जो कमेट है उसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, चेंजेस होने की वजह से वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं। पर वो इतनी इतनी चीज़ जो सोलर सिस्टम में इतनी चीज़ नज़र आती है, वो अपने लिए तो इतनी बड़ी होती है। तभी तो बोलते हैं ना कि एक बार न्यूज़ भी आई थी कि हमारी धरती पे उल्का पिंड टकराएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की सी बात फैलाते हैं, पर क्या हुआ, कमेट जो है वो पास से निकल गया। ऐसे होता है, कमेट जो है ना वो अगर अगर टकरा जाएगा तब तो तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। वो कमेट जब हम सोलर सिस्टम की फोन में फोटो देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं तो वो इतना सा दिखाई देता है, पर असल में वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। यूनिवर्स की आज तक भी पूरी तरह स्टडी नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वो छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है अपनी आकाश गंगा। तो प्लैनेट्स के अलावा कमेट्स भी होते हैं, और 213 मून्स भी प्रेजेंट होते हैं, 213 चांद भी होते हैं अपने यूनिवर्स में। ये यूनिवर्स की नहीं, सिर्फ एक बार सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हमने। सोलर सिस्टम में 213 मून्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कमेट्स होते हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स भी गैस की फॉर्म से बने जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। 213 मून्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों से मिलकर बनता है। अब देख लिया कि वो गोला सा दिखाई देता है हमें, बीच में सन जो है वो गोला सा दिखाई देता है, तो वो गोला नहीं होता। गोले के बीच में 2 तरह की गैसेस होती है, जिसमें थोड़े से अगर चेंजेस भी आ जाते हैं ना, तीसरी चीज अगर जुड़ जाती है तो वो ब्लास्ट होना पक्का लिखा है। तो अब पहले की ये बात आई थी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। ये प्रलय की बात साइड में छोड़ देते हैं। सन जो है ना, उसकी उम्र
10 मिलियन ईयर्स है, लाइट ईयर्स बोलेंगे जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं या फिर इनके टाइम या एजेस की बात करते हैं ना, तो इन्हें लाइट ईयर्स बोला जाता है। 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक की उम्र अभी तक सूरज की बताई हुई है। जब अगर सूरज ही खत्म हो जाएगा तो सारी फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक बार तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि सूरज की उम्र बहुत लंबी है फिलहाल तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेन चीज़ की। मेन सबसे सूरज के बाद में जो है उसकी परिक्रमा करने वाला सबसे पहला ग्रह मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो डार्क ग्रे कलर में दिखाई देता है वो, और फिर वो कुछ गैसेस से मिलकर बना होता है। उसकी जो लेयर होती है, सरफेस होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, और उस वजह से वो हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म, सूरज के सबसे पास में है तो गर्म तो होगा ही वो। नेक्स्ट बारी आती है वीनस की, जिसे हिंदी में हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो भी हॉटेस्ट में ही काउंट होता है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है। उसमें गैसेस ही होती है, ज़्यादातर गैसेस से ही बनी होती है इनकी सरफेस, और एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही पूरा बना हुआ रहता है। तो ये भी हॉटेस्ट में ही काउंट होगा। सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड प्लैनेट है अपना अर्थ। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि 70% पार्ट ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड ऑफ वाटर। अपना धरती का 70% भाग जो है वो जल से कवर्ड है, पानी से कवर रहता है ना, तो फिर इसलिए जो 70% पानी से कवर है, उस वजह से वो अपनी धरती ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मार्स। मार्स जो है वो बुध से भी छोटा। बुध माने मर्क्यूरी और मार्स, इन दोनों को शॉर्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों बहुत छोटे हैं इसलिए। तो मार्स जो है ना वो रेड कलर में दिखाई देता है, रेड कलर का है, और फिर सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर की कुछ इंटरेस्टिंग बात ये कि सबसे पहले ये कि वो लार्जेस्ट प्लैनेट में काउंट होता है, और उसके ऊपर हम छोटा सा ऐसे गोला सा आकार देखते हैं। तो वो गोलाकार बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब हम पढ़ते हैं इसलिए मज़ेदार लगती है, बाकी अगर वहाँ कोई रहे तो उन्हें पता चले कि वो गोला सा जो हमें दिखाई देता है ना, वो स्पॉट सा, वो होता है एक तरह से साइक्लोन है, एक तरह से बड़ा सा तूफान है। वो एक तूफान पूरे प्लैनेट को तक कवर कर सकता है, मतलब इतना बड़ा तूफान है वो कि भाई सब कुछ ख़त्म कर सकता है। बहुत तरह की गैसेस मिली होती है उसमें, और वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इतना बड़ा साइक्लोन है वो, सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तो वो जो वो स्पॉट जो होता है ना, वो यही शो करता है कि वो साइक्लोन बनने वाली फॉर्मेशन वाली जगह वहाँ है, उस तरह की सी गैसेस वहाँ इकट्ठी मिलती है। तो ये चीज़ शो करता है वो जुपिटर का वो छोटा सा स्पॉट। हम पढ़ते हैं ना बुक्स में भी, हम देखते हैं कि एक स्पॉट है इस लार्जेस्ट प्लैनेट पे, तो होता है। नेक्स्ट होता है सैटर्न। सैटर्न जिसे हम शनि भी बोलते हैं। शनि के आजू बाजू हम देखते हैं कि वो ऐसे गोला सा बना होता है। शनि के आजू बाजू में ऐसा गोला सा बना होता है। वो हम खेलते थे कि ये रोड जैसा सा क्या है, तो वो रोड जैसा सा कुछ भी नहीं होता। वो है ना छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है। इस तरह किसी गैस जुड़ी होती है उस प्लैनेट के आजू बाजू में। तो ये चीज़ थी। एंड नेक्स्ट होती है अपने यूरानस। यूरानस जो है वो अपना 7th प्लैनेट होगा। एंड इसमें भी सनलाइट को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए अपनी अर्थ जो है ना, उस पर सनलाइट को आने में 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं, जबकि ये नेपट्यून जो है ना, इसमें तो करीब करीब आधे घंटा टाइम लगता ही होगा। लाइट जो है ना बहुत लेट तक ट्रैवल कर पाती है, क्योंकि इतनी दूरी जो होती है इन प्लैनेट्स के बीच में, हम देखते ही इतने दिखाई देते हैं, पर वो होती कितनी ज़्यादा है मैं बता नहीं सकती। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो है उन प्लैनेट्स के बीच में भी होती है, और सन से लेके लास्ट नेपट्यून तक की तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इतने सारे अब अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। अर्थ तो 3rd प्लैनेट है, तभी इतना टाइम लगता है, तो नेपट्यून तक तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। लास्ट प्लैनेट है अपना नेपट्यून। नेपट्यून जो है ना, उसको पूरे ऑर्बिटल के अराउंड चक्कर लगाने में, रोटेशन लगाने में 1565 ईयर्स लगते हैं।
1565 ईयर्स लगते हैं एक रोटेशन पूरी करने के लिए। तो हमें कितने लगते हैं, हमारी धरती को कितने लगते हैं, 365 डेज माने 1 ईयर। 1 ईयर में ये पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। पर दूसरा ये नेपट्यून में 1565 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है। तो ये था प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स का हो गया। एंड प्लूटो की बारी मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा हिंट सा बताया था, अब मैं बता देती हूँ। 2006 में घोषणा हो गई थी, इस तरह की अनाउंसमेंट हो गई थी कि प्लूटो को हम प्लैनेट जैसे काउंट नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्लूटो जो है ना वो 9th प्लैनेट के नाम से पहले जाना जाता था। पर अब क्या हुआ, जो 2006 में है, प्लूटो के सारी तरह के बिहेवियर्स को नोट किया गया कि वो बाकी प्लैनेट्स की तरह सिर्फ अपने ऑर्बिट पे नहीं चलता है। कभी नेपट्यून के ऑर्बिट पे आ जाता है, कभी 3rd नंबर अर्थ के ऑर्बिट पे आ जाता है, कभी 5 नंबर जुपिटर के ऑर्बिट पे आ जाता है। तो वो अपनी ऑर्बिट जो है वो जगह चेंज करता रहता है, जो एक ग्रह होने के नाते ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरीके से बिहेवियर में काउंट नहीं होता, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स है वो सिर्फ अपने ही ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। प्लूटो का ऐसा है, वो जगह बदलता रहता है। तो उसकी ये चीज़ देखने के बाद प्लूटो को प्लैनेट के जो लिस्ट है उसमें से निकाल दिया गया। तो ये ऐसी इस तरह के नुकसान की वजह से वो प्लूटो को अनलिस्टेड कर दिया गया और 9th प्लैनेट नहीं माना गया। अब सिर्फ हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, वो हमने देख लिया है। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं ना, ब्लैक होल सुनने में इंटरेस्ट आता है कि ये चीज़ ऐसी क्या है। ब्लैक होल का नाम सुनते ही ना सारी चीज़ें से खींची सी नज़र आती है। ब्लैक होल मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स से बना है, जो भी इसके पास जाते हैं ना इसके अंदर चले जाते हैं। ये एक कोई होल तरह का नहीं है, कोई होल नहीं है। ये नाम इसका ब्लैक होल है क्योंकि ये ग्रेविटी से अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है। और है ना, इसके ये भी 2 चीज़ों से मिलकर ही बना होता है। जैसे मैंने सन के बारे में बताया था, सन 2 तरह की गैस से मिलकर बना होता है। वो गोला नजर आता है, हम सबको गोले जैसे नजर आता है। और वो ब्लैक होल जो होता है ना वो भी गोले जैसे ही नजर आता है, क्योंकि इसमें भी 2 तरह की अलग हार्मफुल गैसेस छुपी होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ने से अपने आप खींच लेता है, वो अपने आप बड़ा होता जाता है। अब जैसे ना अपना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, या फिर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से ब्लैक होल जो है वो बड़ा होता रहता है और उसकी ग्रेविटी पावर बढ़ती रहती है कि वो तहस नहस की ओर ले जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि अपनी धरती जो है अगर ब्लैक होल में चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल कोई ब्लैक होल नहीं है, वो डार्क कलर में होता है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये चीज़ थी। लास्ट है गैलीलियो तो सबसे मेन पार्ट थे। उन्होंने ही तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, जो हम धरती से बाकी सारे प्लैनेट्स देख सकते हैं। अगर उसे ध्यान से किया जाए ना तो सारे तो नहीं कह सकते, जो पास पास के प्लैनेट्स हैं, मून पर किस तरह की क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह के क्या माउंटेन्स बने हुए हैं, इस तरह की सी चीज़ें हम पास से देख सकते हैं टेलीस्कोप के द्वारा। और इसका इन्वेंशन किया था गैलीलियो ने। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? कौन सी चीज़ क्या इंटरेस्टिंग लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।